Hello everyone. Today we are covering the next chapter number 5, NCERT Class 12, Sociology. The chapter name is सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। हमने पिछले 2 अध्यायों में परिवार, जाति, जनजाति और बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया। इन संस्थाओं का समुदायों को बनाने तथा समाज को बनाए रखने में इनकी भूमिका के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के उतने ही महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि समाज के भीतर असमानता एवं बहिष्कार का सर्जन करने एवं उसे कायम रखने में इनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। भारत में जन्मे और यहीं पले बड़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। हम गलियों में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को घरेलू नौकर, भवन निर्माण के काम में कार्य करते हुए, सड़क के किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों में सफाई करने वालों और काम करने वालों के रूप में देखते हैं। हम इन छोटे बच्चों को, जो कि नगरीय मध्यम वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने से बड़े बच्चों का स्कूल बस्ता ढोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। यह हमें एक अन्याय के रूप में महसूस ही नहीं होता है कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम में से कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ते हैं और कुछ इसका सामना करते हैं। इस प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्यथा सक्षम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरें भी हम रोजाना पढ़ते हैं। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोजमर्रापन, इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। हमें लगने लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है। ये कुदरती चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता एवं बहिष्कार को कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं तो अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत भी मानते हैं। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। ऐसा मानकर हम उन्हें ही अपनी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ नहीं होते जहाँ वे आज हैं। गौर से देखने पर हम यह पाते हैं कि जो लोग समाज से सबसे भिन्न स्तर के हैं वही सबसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कमरतोड़ काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई गरीब मजदूर एक छोटा मोटा ठेकेदार भी बन पाया हो। ऐसा तो केवल फिल्मों में ही होता है कि एक सड़क पर पलने वाला बच्चा उद्योगपति बन सकता है, परंतु फिल्मों में भी अधिकतर यही दिखाया जाता है कि ऐसा नाटकीय उत्थान के लिए गैर कानूनी या अनैतिक तरीका जरूरी है। अपने आस पड़ोस में रहने वाले कुछ धनी और गरीब व्यक्तियों की तलाश करें जिनसे आप या आपका परिवार परिचित हो। आपको सामान्य तौर पर व्याप्त इस सहज बोध पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कठोर परिश्रम से सुधार संभव है। यह सच है कि कठोर परिश्रम तथा व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है। यदि बाकी सभी चीजें बराबर हों तब व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता एवं भाग्य ही व्यक्तियों के बीच के अंतर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सभी चीजें एक समान नहीं होती हैं। यही अवैयक्तिक अथवा सामूहिक विभिन्नताएं सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार को स्पष्ट करती हैं। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है? इस खंड में पूछे गए प्रश्न के 3 प्रमुख उत्तर हो सकते हैं, जो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। पहला, सामाजिक विषमता असमानता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध है। दूसरे, ये सामाजिक हैं क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होना है। तीसरे, यह व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। सामाजिकता के इन तीनों अर्थों पर आगे संक्षेप में विश्लेषण किया जाएगा। सामाजिक विषमता, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह सामाजिक संस्था पूंजी के 3 स्वरूपों में विभाजित किए जा सकते हैं, भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में, आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता।
के रूप में, सांस्कृतिक पूंजी सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में। सामाजिक पूंजी पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक रूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों यानी अपनी सामाजिक पूंजी के जरिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण स्वरूप, उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। यह वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यह अधिक्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यह अधिक्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देते हैं। तीन प्रमुख सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या करते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं, बल्कि समाज की एक विशेषता है। सामाजिक स्थिरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। तकनीकी रूप से सबसे अधिक आदिम समाजों में, जैसे शिकारी एवं संग्रहकर्ता समाज में, बहुत थोड़ा उत्पादन होता था, अतः केवल प्रारंभिक सामाजिक स्थिरीकरण ही मौजूद था। तकनीकी रूप से अधिक उन्नत समाज में, जहाँ लोग अपनी मूलभूत जरूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बटा होता है, जिनका लोगों की व्यक्तिगत क्षमता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त आर्थिक अर्थात अपने आप मिली हुई होती है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से है और सुदृढ़ होता है। चूंकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों में ही सीमित है, अतः अंतरजातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को क्षीण करने की संभावना खत्म हो जाती है। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से और सुदृढ़ होता है। चूंकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों में ही सीमित है, अतः अंतरजातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को क्षीण करने की संभावना खत्म हो जाती है। सामाजिक स्थिरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्थिरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती, जब तक कि व्यापक तौर पर यह माना न जाता हो कि वह या तो न्यायसंगत या अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए, जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्ध एवं अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। ज़्यादातर वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वही सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं। ज़्यादातर वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वही सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं। जो इस अधिक्रम में सबसे नीचे हैं और इस वजह से शोषित तथा अपमानित हुए हैं, वही इसे सबसे ज़्यादा चुनौती दे सकते हैं। हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार के केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं,
जबकि यह आंशिक रूप से ही सत्य है। लोग ज़्यादातर अपने लिंग, धर्म, निर्जातीय, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। अतः एक अभिजात वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न की शिकार हो सकती है। एक धार्मिक या निर्जातीय अल्पसंख्यक समूह के मध्य वर्ग के व्यावसायिक व्यक्ति को भी महानगर की एक मध्य वर्गीय कॉलोनी में रहने के लिए घर लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ज़्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं, जिससे हर अपने समुदाय, जाति, लिंग, वर्ग के बारे में ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में भी धारणाएं बनाते हैं। यह धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्य को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थात पूर्ण निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्य को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार, सबूत, साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। वैसे ज़्यादातर यह शब्द नकारात्मक रूप से लिए गए पूर्व निर्णयों के लिए इस्तेमाल होता है, पर यह स्वीकारात्मक पूर्व निर्णयों पर भी लागू होता है। उदाहरणतः, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। उदाहरणतः, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं ज़्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती हैं। भारत जैसे देश में, जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन हैं। कुछ समुदायों को वीर प्रजाति की संज्ञा दी गई तो कुछ को कायर या पौरुषहीन और कुछ को दगाबाज कहा गया। अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं की कथाओं में हम कई बार पाते हैं कि किसी पूरे के पूरे समुदाय को आलसी या चालाक कहा जाता है। यह सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय आलसी या चालाक, बहादुर या कायर हो सकते हैं, किंतु ऐसा सामान्य कथन सभी समूह के कुछ व्यक्तियों के बारे में सच हो सकता है, पूरे समुदाय के लिए नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी यह हमेशा सच नहीं होता। वही व्यक्ति भिन्न समयों पर आलसी और परिश्रमी हो सकते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह के एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है और इस धारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत समयानुसार या परिस्थितिजन्य भिन्नता को भी नकार दिया जाता है। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उसमें एक ही विशेषता या लक्षण हो। यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है। भेदभाव को व्यावहारिक रूप से इस प्रकार भी देखा जा सकता है, जिसके तहत एक समुदाय के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति को उसके लिंग अथवा धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है तो भेदभाव को प्रमाणित करना बहुत कठिन है, क्योंकि हो सकता है कि यह न तो खुले तौर पर हो और न ही स्पष्टता घोषित हो। भेदभावपूर्ण व्यवहार को इस तरह भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि वह दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित हो, जो भेदभाव की तुलना में ज़्यादा न्यायसंगत कारण प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नौकरी देने से मना किया गया है, उसको कहा जा सकता है कि उसकी योग्यता दूसरों के से कम है तथा चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर किया गया है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग या पृथक रखा जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा तथा मकान के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक कि पुलिस एवं न्यायपालिका की भी जरूरत होती है।
सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषता का परिणाम है। अधिकांश समाज की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। इतिहास के विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहता है तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। अतः कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। यह सब समाप्त करने के लिए परिवर्तन, जागरूकता एवं संवेदनशीलता के साथ एक सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। आप भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। भेदभाव तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है? यह विशेषाधिकार भारतीयों को तब समझ आया जब वे ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यों के हाथों इसका शिकार हुए। इस प्रकार के अनुभव निस्संदेह विभिन्न सामाजिक भेदभावग्रस्त समूहों जैसे महिलाएं, दलितों तथा अन्य उत्पीड़ित जातियों एवं जनजातियों के लिए सामान्य थे, लेकिन उपनिवेशवाद ने अभिजात वर्ग को भी भेदभाव से अवगत कराया। औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ साथ लोकतंत्र तथा न्याय के विचारों से परिचित होने से भारतीयों ने बहुत से समाज सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया एवं उनमें सम्मिलित हुए। इस अध्याय में हम ऐसे 4 समूहों पर प्रकाश डालेंगे जो गंभीर सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के शिकार रहे। मुख्यतः दलित या पूर्व अछूत जातियां, आदिवासी अथवा वह समुदाय जिन्हें जनजाति माना जाता है, महिलाएं तथा अन्यथा सक्षम लोग। निम्नलिखित भागों में हम प्रत्येक के संघर्ष एवं उपलब्धि की कहानी पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अन्य ऐसे समूह और भी हैं। जाति और जनजाति 2 व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्यायसंगत सिद्ध करती हैं। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है एवं न्याय संगत ठहराती है। भेदभाव के ये व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसी के अतिरिक्त शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान भी होता है। अतः मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणियां श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक बृहत व्यावसायिक श्रेणी के अंदर पूर्ण श्रेणी क्रम था। धर्मग्रंथ के सख्त नियमों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को निश्चित रूप से अलग रखा जाता था। उदाहरण के लिए, आनुष्ठानिक रूप से सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण को धन संचय की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण धार्मिक या पारलौकिक क्षेत्र में सर्वोपरि होने के बावजूद अक्षत्रिय राजाओं की ही लौकिक या धर्म से परे शक्ति के अधीन होते थे। दूसरी तरफ उच्चतम चिरकालिक परिस्थिति एवं शक्ति के बावजूद राजा आनुष्ठानिक धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के अधीन होते थे। हालांकि वास्तविक ऐतिहासिक व्यापार में सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती थी। अतः स्पष्टतः सामाजिक जैसे जाति तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध था। उच्च जातियां प्राय निर्विवादित रूप से उच्च आर्थिक परिस्थिति की थी, जबकि निम्न जातियां प्राय निम्न आर्थिक स्थिति की होती थीं। आधुनिक काल में विशेष रूप से 19वीं सदी से जाति तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए हैं। व्यावसायिक परिवर्तन संबंधित आनुष्ठानिक धार्मिक प्रजाति आज उतनी आसानी से लागू नहीं किए जा सकते हैं तथा पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय परिवर्तन आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त 100 या 50 वर्ष पहले की तुलना में जाति तथा आर्थिक स्थिति के संबंध कमजोर हुए। आज अमीर तथा गरीब लोग हर जाति में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि जाति वर्ग का परस्पर संबंध वृहद स्तर पर अभी भी पूरी तरह कायम है। व्यवस्था के थोड़ा कम सख्त होने पर मोटे तौर पर समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच का फासला कम हुआ है, परंतु विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के बीच जातीय अंतर अभी भी बना हुआ है। यद्यपि समाज निश्चित रूप से बदला है, लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आज भी सच है कि समाज का साधन संपन्न व ऊंचे ओहदे वाले वर्ग में अत्यधिक कथित उच्च जाति के लोग हैं, जबकि वंचित तथा निम्न आर्थिक स्थिति वाले वर्ग में कथित निम्न जातियों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त
कथित ऊंची व नीची जातियों के गरीब और संपन्न तबकों के अनुपात में जमीन आसमान का फर्क है। संक्षेप में कहें तो यह सच है कि एक सदी से चल रही सामाजिक आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, उत्पादन व्यवस्था में भारी बदलाव आए तथा साथ ही स्वतंत्र भारत की राजसत्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इन परस्पर प्रयत्नों के बावजूद 21वीं सदी में भी जाति भारतीयों के जीवन अवसरों को सतत प्रभावित कर रही है। अस्पृश्यता अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशासनीय दंडों का विधान करता है। सच पूछिए तो अस्पृश्यता यानी अछूत माने जाने वाली जातियों का जाति सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान ही नहीं है। वे तो इस व्यवस्था से बाहर हैं, उन्हें तो इतना अधिक अशुद्ध एवं अपवित्र माना जाता है कि उनके जरा छू जाने भर से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को तो अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता ही है, साथ ही उच्च जाति का जो व्यक्ति छुआ गया है उसे भी फिर से शुद्ध होने के लिए कई शुद्धिकरण क्रियाएं करनी होती हैं। सच तो यह है कि भारत के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, दूर से अशुद्धता की धारणा विद्यमान थी, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया ही अशुद्ध समझी जाती थी। इस शब्द का अक्षरिक अर्थ सीमित होने के बावजूद अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश तो देती है, साथ ही तथाकथित अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशासनों की व्यवस्था भी कराती है। यहाँ यह बात बता देना महत्वपूर्ण है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। इस पर घटना को परिभाषित करने के लिए ये 3 आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि अन्य यानी स्पृश्य मानी जाने वाली नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना पड़ता जो कि अछूतों के लिए आरक्षित है। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो उन्हें समूहों को ही नहीं सहने पड़ते। उदाहरण के लिए उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके कुएं, हैंडपंप, घाट आदि अलग होते हैं, वे सामूहिक धार्मिक पूजा आराधना, सामाजिक समारोह और त्योहारों उत्सवों में भाग नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त तरह तरह का आर्थिक शोषण तो मानो इस अस्पृश्यता की कुरीति के साथ सदा से ही जुड़ा है। उन्हें आमतौर पर बेगार करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता या बहुत कम मजदूरी दी जाती है, कभी कभी तो उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। संक्षेप में अस्पृश्यता एक अखिल भारतीय प्रघटना है, हालांकि उसके विशिष्ट रूप एवं गहनताओं में विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में काफी अधिक अंतर होता है। इन तथाकथित अस्पृश्यों को पिछले अनेक शताब्दियों में से सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। इन नामों की अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो और इनका मूल अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो, पर अब वे सब अत्यंत अपमानसूचक एवं निंदात्मक हैं। सच तो यह है कि उनमें से अनेक शब्द तो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्हें हरिजन कहकर पुकारना शुरू किया। यह काफी लोकप्रिय हुआ, किंतु भूतपूर्व अस्पृश्य समुदाय और उनके नेताओं ने एक दूसरा शब्द दलित गढ़ा, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय भाषाओं में दलित शब्द का अक्षरिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ, और यह उत्पीड़ित लोगों का घोतक है। यह शब्द न तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था और न ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, पर उसमें उनका चिंतन तथा दर्शन एवं उनके उस आंदोलन का मूल भाव निश्चित रूप से गुंजायमान है, जो उनके नेतृत्व में दलित को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। उस समय पश्चिमी भारत में दलित पैंथर नाम का जो उग्र समूह उभरा, उसने अपने अधिकारों तथा मान मर्यादा के चलाए गए संघर्ष के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए शब्द का प्रयोग किया।
जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन नीतियों को तो जारी रखा ही गया, उनमें कई नई नीतियां भी जोड़ दी गईं। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए। पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई स्थिति को पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उसे आम लोगों में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थानीय सीटें अलग निर्धारित कर दी जाती हैं। इन आरक्षणों में अनेक किस्म के आरक्षण शामिल हैं, जैसे राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों यानी राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिशतांक के बराबर होता है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया गया है। इसी सिद्धांत को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों पर भी लागू किया गया है। उनमें से कुछ तो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें अधिमान्यता या वरीयता दी जाती है। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जातीय भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उनके लिए दंड देने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे शुरुआती कानून में एक था 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। ऐसे ही सबसे हाल का कानून था 2005 का संविधान संशोधन 93 संशोधन अधिनियम, जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना। संयोगवश 1850 का कानून और 2006 का संशोधन दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। 93 संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था, जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों की भर्ती करने की इजाज़त देने के लिए बनाया गया था। इन दोनों के बीच और अनेक कानून बनाए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे भारत का संविधान, जो 1950 में पारित किया गया था, और 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 कर दिया और उपयुक्त आरक्षण संबंधी उपबंध लागू किए। 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलित और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्य के लिए दंड देने के उपबंध में संशोधन करने उन्हें और मजबूत बना दिया। इस प्रकार इस विषय पर बार बार अनेक कानून बनाए गए, जो इस तथ्य के प्रमाण है कि अकेला कानून ही किसी सामाजिक कुप्रथा को नहीं मिटा सकता। वस्तुतः जैसा कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टीवी, रेडियो जैसे समाचार माध्यमों में देखा सुना होगा, दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार सहित भेदभाव के मामले आज भी समस्त भारत में देखने को मिलते हैं। कोई सरकारी कार्यवाही अकेले ही सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती, इसके लिए जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। हर हाल में कोई भी सामाजिक समूह, भले ही वह कितना भी कमजोर और सताया हुआ हो, सिर्फ अत्याचारों का शिकार ही नहीं होता। मानव विषम परिस्थितियों में भी न्याय तथा मान मर्यादा के लिए एकजुट होकर सतत संघर्ष करने को सदा तैयार होता है। इसलिए दलित लोग भी इस समय राजनीतिक, आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिकाधिक सक्रिय होते गए हैं। ज्योतिबा फुले, योतीदास पेरी, अम्बेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे, और अन्य नए आंदोलन भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जैसे समकालीन राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाते रहे हैं। इस प्रकार दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। समकालीन संघर्ष के एक उदाहरण के लिए बॉक्स 5.3 देखें। दलितों ने अनेक भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी के साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अन्य पिछड़े वर्ग, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट
एवं व्यापक रूप था, किंतु जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था। उनके साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाली शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे, जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। भारत में संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया कि अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं। ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया। यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्ग शब्द का संवैधानिक आधार है, जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जनजाति की श्रेणी की तरह अध्याय 3 देखें। अन्य पिछड़े वर्गों को भी नकारात्मक रूप से, यानी वे क्या नहीं हैं, इसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। वे न तो जाति क्रम में अगड़ी कही जाने वाली उच्च जातियों के हिस्से हैं और न ही वे निम्नतम सोपान पर स्थित दलितों में आते हैं। लेकिन चूंकि जाति हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुस आई है, इसलिए अन्य धर्मों में भी पिछड़ी जातियां पाई जाती हैं तथा इनके भी समान परंपरागत व्यावसायिक पहचान होती है और इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति भी वैसी ही अथवा उनसे भी बदतर होती है। इन्हीं कारणों से अन्य पिछड़े वर्गों, दलितों अथवा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्रता भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग स्थापित किया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 5वें दशक के मध्य से अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा क्षेत्रीय मामला बन गया और इस पर केंद्रीय स्तर की बजाय राज्य स्तर पर कार्यवाही की जाती रही। दक्षिण राज्यों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है, जो वहां 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से शुरू हो गए थे। इन शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों के कारण अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देने की नीतियां वहां अधिकांश उत्तरी राज्यों में चर्चित होने से पहले ही अपनाई जाने लगी थी। अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ, जब आपातकाल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने शासन की भागडोर संभाली। उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किया गया, किंतु आगे चलकर जब 1990 में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया, तभी अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया। 1990 के दशक में हमें उत्तर भारत में अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों दोनों ही में ही निचली जातियों के आंदोलनों में फिर से तेजी दिखाई दी। अन्य पिछड़े वर्गों के मुद्दे के राजनीतिकरण से यह संभावना बढ़ गई कि उनकी बड़ी भारी जनसंख्या को राजनीतिक प्रभाव यानी वोटों में बदला जा सकता है। हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत लगभग 41% है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पहले संभव नहीं था, इसलिए कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लंबे समय तक उपेक्षा की गई थी। उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग, जो अधिकतर भूमिधर जातियां हैं और भारत में अनेक क्षेत्रों में वहां के ग्रामीण समाज में प्रभुत्वशाली हैं, और निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्गों, जो बहुत ही गरीब और सुविधा वंचित लोग हैं और अक्सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से दलितों से बहुत भिन्न नहीं है, के बीच पाई जाने वाली घोर विषमताओं ने इन राजनीतिक श्रेणी की समस्याओं से निपटना बहुत कठिन बना दिया। तथापि भूधारण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को छोड़कर, जहां अनेक विधायकों तथा सांसदों की संख्या काफी बड़ी है, बाकी सभी कार्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व काफी कम है। यद्यपि उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, लेकिन नगरों में अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति काफी खराब है, यानी उनकी स्थिति उच्च जातियों की बजाय काफी हद तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसी ही है। आदिवासी संघर्ष। अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता तथा सामाजिक लांछन से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में पहचाना गया। जन या जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया, लेकिन यह पारिस्थितिक पृथकता कहीं भी पूर्ण नहीं थी, अर्थात वे एकदम अलग थलग या संपर्कहीन नहीं थे। जनजातीय समूहों का हिंदी समाज और संस्कृति से लंबा और निकट का नाता रहा है,
जिससे जनजाति और जाति के बीच की परिसीमाएं काफी जीर्ण शीर्ण हो गई। अध्याय 3 में जनजाति की संकल्पना पर हुई चर्चा को याद करें। आदिवासियों के मामले में उनकी आबादी के एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने से हालात और भी उलझ गए। आज पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां केवल जनजातीय लोग ही रहते हों। सिर्फ ऐसे इलाके हैं जहां जनजातीय लोगों का जमावड़ा अधिक है, यानी उनकी आबादी घनी है। 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक बहुत से गैर जनजातीय लोग मध्य भारत के जनजातीय जिलों में जा बसे हैं, और उन्हीं जिलों के जनजातीय लोग भी रोजगार की तलाश में बागानों, खानों, कारखानों तथा रोजगार के अन्य स्थानों में चले गए हैं। जिन जिलों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है, वहाँ आमतौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कई बदतर है। गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, उनका ऐतिहासिक कारण यह रहा है कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया, और यह सिलसिला आगे स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। 19वीं सदी के परवर्ती दशकों से लेकर आगे भी औपनिवेशिक सरकार ने अधिकांश वन प्रदेश अपने आयोग के लिए आरक्षित कर दिए और आदिवासियों को वहां की उपज इकट्ठी करने और झूम खेती के लिए उनका उपयोग करने के अधिकारों से वंचित कर दिया। फिर तो इमारती लकड़ी का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए ही वनों का संरक्षण किया जाने लगा। इस नीति के चलते आदिवासियों से उनकी आजीविका के मुख्य आधार छीन लिए गए, और इस प्रकार उनके जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक अभावपूर्ण और असुरक्षित बना दिए गए। जब आदिवासियों से वनों की उपज और खेती के लिए जमीन छीन गई, तब वे या तो वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए, जिसके लिए उन्हें घुसपैठियों और चोर उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा, या फिर दिहाड़ी मजदूरों की तलाश में वन छोड़कर अन्यत्र चले गए। 1947 में भारत के स्वतंत्रता हो जाने के बाद सरकार का वनों पर एकाधिपत्य बना रहा, यहाँ तक कि वनों के दोहन में और तेजी आ गई। दूसरे, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकता थी, और ये क्षमताएं और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित थे। नई खनन और बांध परियोजनाओं के लिए जल्दी से आदिवासी भूमियां अधिग्रहित कर ली गई। इस प्रक्रिया में लाखों आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजे और समुचित पुनर्वास की व्यवस्था के लिए बिना विस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इस कार्य को न्यायोचित ठहराया गया। इस प्रकार इन नीतियों का पालन वास्तव में एक तरह का आंतरिक उपनिवेशवाद ही था, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को अपने अधीन करके उनके संसाधनों को, जिन पर वे निर्भर थे, छीन लिया गया। पश्चिम भारत में नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बनाने की परियोजना से लाखों आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, जो उन्हें पहले से अधिक अभावग्रस्त बना देंगे। ये प्रक्रियाएं लंबे अरसे से चलती रही हैं और 1990 के दशक से तो और भी अधिक प्रबल हो गई हैं, जब से भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीतियां आधारित रूप से अपनाई गई। अब निगमित फर्मों के लिए आदिवासियों को स्थापित करके बड़े बड़े इलाके अधिकृत करने अधिक आसान हो गया। दलित शब्द की तरह आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया। इसका शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी, और इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी बाशिंदों तथा साहूकारों ऋणदाताओं द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में गढ़ा गया था। आदिवासी होने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों से वनों का छिन जाना, भूमि का अपहरण, बार बार विस्थापन एवं अन्य कई और परेशानियों का सम्मिलित अनुभव है। इन भारी विडंबनाओं और उपेक्षाओं के बावजूद अनेक जनजातीय समूह बाहरी लोगों, जिन्हें डिक्कू कहा जाता है, और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में आदिवासी आंदोलनों की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना। ये दोनों राज्य मूल रूप से कर्मकश बिहार और मध्य प्रदेश राज्य के हिस्से थे। इस दृष्टि से आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्ष से भिन्न है, क्योंकि दलितों के विपरीत आदिवासी संलग्न इलाकों में संकेंद्रित थे, इसलिए वे अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सकें। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतर के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है, किंतु
इस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने यह भी दर्शा दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे कोई जैविक कारण नहीं दिखाई देते जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियां इतनी कम संख्या में क्यों पाई जाती हैं, और न ही प्रकृति में इन प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर मिलता है कि अधिकांश समाजों में आमतौर पर स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति का छोटा हिस्सा क्यों मिलता है अथवा बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जिन समाजों का स्वरूप सामान्य से हटकर है, उनकी ओर से इस असमानता के विरुद्ध में एक प्रबलतम तर्क दिया जाता है कि यदि स्त्रियां परिवारों की मुखिया बनने और पारिवारिक संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य थी, तो फिर मातृवंशीय समाज जैसे केरल का नायर समाज होता था और मेघालय का खासी समाज जो आज भी मातृवंशीय सदियों तक सफलतापूर्वक क्यों चलते रहे। अनेक अफ्रीकी समाजों में स्त्रियां किसानों तथा व्यापारियों के रूप में अपना काम सफलतापूर्वक कैसे करती रही हैं। संक्षेप में, पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है। इस प्रकार लिंग भी जाति और वर्ग की तरह ही है, सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का एक रूप है, लेकिन इसके अपने अलग लक्षण या विशेषताएं हैं। इस अनुभाग में हम यह देखेंगे कि लैंगिक असमानता को भारतीय संदर्भ में असमानता क्यों और कैसे माना जाने लगा और इस मान्यता के परिणामस्वरूप किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय समाज सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। इन आंदोलनों का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। उन्हें अक्सर मध्यवर्गीय सुधार आंदोलनों की संज्ञा इसलिए दी जाती थी कि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यवर्ग से थे। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारों के लिए प्रेरित हुए थे। कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया था। हम इस संबंध में कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बंगाल में राजा राम मोहन राय ने स्त्री विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहां के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले ने एक साथ जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रयत्नों को बंगाल में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों का प्रारंभिक बिंदु कहा जा सकता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिन पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। राम मोहन राय के विचारों में पाश्चात्य तर्क संगति और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था। इन दोनों प्रवृत्तियों को उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा जा सकता है। राम मोहन ने इस प्रकार सती की प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत एवं हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया। हिंदुओं की ऊंची जातियों में विधवाओं के साथ उस समय किया जा रहा निंदनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा था जिसे सामाजिक सुधारकों ने उठाया। रानाडे ने इस संबंध में बिशप जोसेफ बटलर जैसे विद्वानों के लेखों का उपयोग किया, जिनकी कृति एनालॉजी ऑफ रिलीजन और थ्री सरमन्स ऑन ह्यूमन नेचर को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इस समय M.G. रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथों द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रेमिजीज ऑफ विडोज और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया गया। रानाडे और राम मोहन तो 19वीं सदी के ऐसे समाज सुधारक थे जो तथाकथित ऊंची जातियों और मध्य वर्ग से थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अपवर्जित जाति से भी एक समाज सुधारक का आविर्भाव हुआ। उसका नाम था ज्योतिबा फुले और उन्होंने जातीय और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से सत्य की खोज पर बल दिया। व्यवहारिक सामाजिक सुधारों के लिए फुले ने सर्वप्रथम पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में सबसे नीचे समझे जाने वाले दो समूहों, स्त्रियों एवं अछूतों की सहायता देने के प्रयत्न किए।
कुछ अन्य सुधारकों के मामले में भी आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और परंपरागत धर्म ग्रंथों का सहारा लेने की समन्वयता प्रवृत्ति दिखाई थी। इनमें एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किए। वे चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, पर घर की चारदीवारी के भीतर ही। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया, लेकिन उनका विचार था कि उनके लिए अलग किस्म की पाठ्यचर्या हो, जिसके तहत धार्मिक असूलों की शिक्षा दी जाए, घर गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्पों तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। यह विचार आज बहुत ही रूढ़िवादी प्रतीत हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक बार स्त्रियों के लिए शिक्षा जैसे अधिकार को स्वीकार कर लिया गया तो फिर इस प्रक्रिया ने एक ऐसा दौर शुरू हो किया जिसमें अंततः स्त्रियों को कुछ किस्मों की शिक्षा तक ही सीमित रखना नामुमकिन हो गया। अक्सर यह मान लिया जाता है कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए समाज सुधार की लड़ाई पूर्ण रूप से पुरुष सुधारकों द्वारा ही लड़ी गई है, और यह भी स्त्रियों की समानता के विचार बाहर से आयातित थे। यह जानने के लिए कि ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं, बॉक्स 5.3 तथा एवं 5.4 में दिए गए उदाहरण पढ़ें। ये उदाहरण स्त्रियों द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों के लिए गए हैं, जिनमें से पहली स्त्री पुरुष तुलना 1882 में और दूसरी सुल्तानाज ड्रीम 1905 में लिखी गई थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वह उसकी नाजायज संतान था, लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगने या उससे दंड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। जब स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित हुई तो समाज में खलबली सी मच गई। बेगम रोकेया सखावत हुसैन का जन्म एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था, और वह इस मायने से खुशनसीब थी कि उनके पति उदार दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में और फिर बांग्ला तथा अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेगम रुकैया को प्रोत्साहित किया। बेगम रुकैया ने जब अंग्रेजी में अपनी योग्यता को परखने के लिए सुल्तान्स ड्रीम लिखा तो उससे पहले ही उन्हें उर्दू तथा बांग्ला की लेखिका के रूप में सफलता मिल चुकी थी। सुल्तानाज ड्रीम शीर्ष नामक यह शानदार छोटी कहानी संभवतः भारत में विज्ञान तथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है और विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखिका द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। अपने सपने में सुल्ताना एक जादुई मुल्क के सफर पर जाती है। उस मुल्क में पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पुरुष घर से बाहर नहीं जाते और पर्दा रखते हैं, जबकि स्त्रियां व्यस्त वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे उपकरणों का आविष्कार करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं, जिनकी सहायता से बादलों को नियंत्रित करके इच्छानुसार वर्षा करवाई जा सकती है, और वे ऐसी मशीनें यानी हवाई कारें बनाने के लिए भी प्रयत्नशील और आकाश में उड़ सकते हैं। प्रारंभिक नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे यहाँ अनेक नारी संगठन भी थे जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर उभर आए थे, और फिर स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू हो गया। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में एक घोषणा जारी की गई, जिसके द्वारा कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबंधित किया। यह घोषणा इस प्रकार थी: सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा किए जाने के संबंध में योग्य नहीं ठहराया जाएगा। मताधिकार का प्रयोग सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर होगा। स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशक बीत जाने पर 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे फिर से उठ खड़े हुए। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में स्त्री बाल विवाह जैसी परंपरागत कुरीतियों अथवा विधवाओं के साथ बुरे बर्ताव को रोकने पर विशेष बल दिया गया, तथा 1970 के दशक में आधुनिक मुद्दे लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व
और असमान विकास के लैंगिक परिणाम आदि की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया 1980 के दशक में, और उसके बाद कानून सुधार का विशेष मुद्दा बना, खासतौर पर उस समय जब यह पाया गया कि स्त्रियों से सरोकार रखने वाले बहुत से कानूनों को 19वीं सदी से अब तक अपरिवर्तित रूप में ज्यों का त्यों रखा गया है। अब जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, लैंगिक अन्याय के नए रूप उभर कर सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में गिरते हुए लैंगिक अनुपात यानी स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में चर्चा की थी। बाल लैंगिक अनुपात में तेजी से गिरावट जो आ रही है और बालिकाओं के विरुद्ध अव्यक्त रूप से जो सामाजिक पक्षपातपूर्ण रवैया उत्पन्न हो रहा है, वह लैंगिक असमानता की नई चुनौतियां पेश करता है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। डिफरेंटली एबल्ड लोग केवल इसलिए असक्षम नहीं होते कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, बल्कि इसलिए भी असक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीति से बना है कि वह उनकी जरूरतों का पूरा नहीं करता। दलित, आदिवासी या स्त्रियों के अधिकारों के लिए हो रहे संघर्ष को तो काफी समय पहले मान्यता मिल चुकी थी, मगर अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को अभी हाल ही में मान्यता मिली है। फिर भी सबसे ऐतिहासिक काल में सभी समाजों में ऐसे लोग अवश्य रहे हैं जिन्हें अन्यथा सक्षम कहा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में नियोक्ता एवं विकलांगता आंदोलन के अग्रणी स्त्रीतावादियों और विद्वानों में से एक हैं अनीता घई, जिनका कहना है कि विकलांग लोगों की इस अदृश्य स्थिति को तुलना राल्फ एलिसन के इनविजिबल मैन की स्थिति से की जा सकती है। एलियंस का इनविजिबल मैन नाम का उपन्यास संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों के विरुद्ध प्रजातिवाद नस्लवाद का एक खुला अभियोग पत्र है। मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, समझें, केवल इसलिए कि लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते। आप सर्कस के तमाशों में कभी कभी धड़हीन सिर देखा करते हैं, मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। ऐसा लगता है मानो मैं कभी विद्रूपकारी दर्पणों से घिरा हूँ। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा परिवेश ही देखते हैं, उनकी अपनी कल्पनाओं से बना है। दरअसल वे मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ देख सकते हैं। अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, समझें, केवल इसलिए कि लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते। आप सर्कस के तमाशों में कभी कभी धड़हीन सिर देखा करते हैं, मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। ऐसा लगता है कि मानो मैं कड़े विद्रूपकारी दर्पणों से घिरा हूँ। अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग असक्षम शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। विश्व भर में निर्योग्यता असक्षमता का जो तात्पर्य समझा जाता है उसके कुछ आम लक्षण नीचे दिए गए हैं। निर्योग्यता असक्षमता का एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जब कभी किसी असक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं तो यह मान लिया जाता है कि ये सभी समस्याएं उसकी बाधा या कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। So guys, thank you so much. Meet you in the next session.